लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 2019 के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बायोमास बर्निंग होती है उसमें से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये करेक्ट होगा। मीथेन, मीथेन भी रिलीज होगा। ओजोन, इसको लेके बहुत डिबेट चली थी, बड़े चर्चे हुए थे, रिसर्च पेपर वगैरह सबने ढूंढ कर निकाले कि इस रियली बायोमास जो बर्न होता है उससे क्या ओजोन रिलीज होता है या नहीं। ठीक है, तो इसको लेके फिर बहुत डिबेट है, देख लेंगे कि क्यों हम कहेंगे कि ओजोन भी रिलीज होता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये चारों ही जो गैसेस है ये आपका बायोमास बर्न करने के बाद रिलीज होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1 2 3 एंड 4। नाउ कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट क्या पिक करने होंगे आपको यहाँ पे, तो ये समझ लीजिए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है बायोमास रेसिड्यू के बर्निंग का, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या क्या है या कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई जा रही है। तो अगला जो सवाल हो सकता है तो इसको लेकर हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये स्कीम चला रही है, तो क्या ये सारी स्कीम्स आपके बायोमास बर्निंग को कम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो उस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, लेट अस से कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ये सभी को पता है कि बायोमास है तो जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। देन यहाँ पर अनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का बायोमास में, और जब आप उसको बर्न करेंगे तो वो रिमेनिंग उसमें जो मिथेन होगा, सॉइल में भी कोई मिथेन होगा तो वो भी रिलीज होने लगेगा। दोनों क्लियर है। ओजोन ये एक डायरेक्ट पोल्यूटेंट यहाँ पर नहीं है या प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। मान लीजिए अगर आप बायोमास को बर्न करते हैं तो बायोमास बर्निंग से दो सब्सटेंसेस आपको यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देंगे, वन इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड अनदर इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ पर ओजोन भी फॉर्म होगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओजोन रिलीज भी होता है। एंड देन वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है सल्फर कंपाउंड्स होंगे किसी भी बायोमास में तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। नाउ एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर बात करें बायोमास बर्निंग के, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्राइमरीली ये सारे ही पोल्यूटेंट रिलीज होते हुए आपको दिखाई देते हैं। रिस्पेक्टिव एयर पोल्यूटेंट का आपको जो इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या हेल्थ के ऊपर जो भी इम्पैक्ट होगा वो भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, उसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या रिलीज हो रहा है। मिटिगेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसी पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है या इसी पर्टिकुलर पीरियड में आपको एक थीम दिखाई देती है जिसमें सीन गैस पूछा गया है या उसमें आपका पायरोलिसिस पूछा गया है, राइट। तो मोर और लेस पेपर का थीम समझ लीजिए कि किस प्रकार से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज से आपको क्वेश्चंस इंस्पायर होते हुए दिखाई देते हैं, और सीक्वेंस में आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सो आप क्या क्या कर सकते हैं, जो रेसिड्यू है रेसिड्यू को बायोचार, बायोगैस या पिलेट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप उसका एनिमल फीड बना सकते हैं या ऑर्गेनिक मल्चेस भी बना सकते हैं। कुछ एक मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन भी है, हैप्पी सीडर का अगर आप यूज करें, सुपर स्टॉक का अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम यूज करें तो उससे क्या होगा कि आपका जो बायोमास का या रेसिड्यू का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टबल बर्निंग पर बैन करना, ये हाल फिलहाल में आपको चलते हुए दिखाई देगा। सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ये जो भी बायोमास रेसिड्यू होता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करने के लिए गवर्नमेंट अब सब्सिडी भी दे रही है। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जिससे आप एनर्जी भी रिकवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करे जा सकते हैं या मिटिगेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं सो एज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ बायोमास बर्निंग। अब अदर देन दैट कुछ एक स्कीम्स भी ध्यान में रखें, तो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, तो एफिशिएंट एक्स-C2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, अगर हम लोग ये कर ले तो इससे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम जो है ये हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसमें कई सारे फिर फीचर्स है, आई एम रियली नॉट श्योर कि इतने डिटेल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है आपके बायोमास रेसिड्यू के बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आप वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो जितना भी बायोमास एग्रीकल्चरल फील्ड्स में प्रोड्यूस हुआ है उसको आप प्रोक्यूर करें और उससे वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं। अदर देन दैट प्रधानमंत्री जीवन योजना यहाँ पर हो सकती है, तो ये इथेनॉल प्रोजेक्ट, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हैं, इस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके लिए दिया जा सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर आप ये सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपको इथेनॉल कंज्यूम भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भी इनडायरेक्टली आपके बायोमास रेसिड्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन देयर कैन बी बायोमास पिलेट, जो कि इस्तेमाल करी जा सकती है थर्मल पावर
प्लांट्स में। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स या इंटरवेंशंस करे जा सकते हैं सो एज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ बायोमास बर्निंग या क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। नाउ इसी पूरे कंटेक्स्ट में द हिंदू में एक आर्टिकल आता है, आई गेस 2023 या 2024 का ही आर्टिकल है, कि इंडियाज नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। ठीक है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा है इसमें। अब ये हमें पता है कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। कोई भी बायोमास रेसिड्यू जब आप या ऑर्गेनिक मैटर जब आप बर्न करते हैं तो उसमें से जो सूट निकलता है दैट विल बी ब्लैक कार्बन। अब ये जो ब्लैक कार्बन है बड़ा ही हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। लंग कैंसर जैसी बीमारियां आपको महिलाओं में इस कारण से होती हुई दिखाई देती है, और उसी के लिए फिर प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक और स्कीम यहाँ पर मेंशन करी गई है, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये पूरे आर्टिकल में ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी कुछ एक डिस्कशन है कि किस प्रकार से ये पीएमयूआई जो है ये हमारे ब्लैक कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में और ओवरऑल रूरल एरियाज में हेल्थ को इंप्रूव करने में कारगर रही है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल इसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड था। तो अगेन घुमा फिरा के सवाल हो सकता है कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये भी हमारे बायोमास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सेशन में ना डिस्कशन कर चुके हैं। इरावदी डॉल्फिन ऑलरेडी हम लोग टच कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। सो एक कॉलम में दी गई है वाइल्ड लाइफ, दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पर प्रेजेंट दी है कि किन नेचुरल एरियाज में ये वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट ब्लू फिन्ड महसीर, ये एक फिश होती है महसीर। ठीक है, डेक्कन प्लाटो पर पाई जाती है। डेक्कन प्लाटो के कई सारे रिवर्स में भी पाई जाएगी और कावेरी रिवर में भी ये देखी जाती है। इरावदी डॉल्फिन, जाहिर सी बात है इरावदी टर्म यहाँ पर यूज करी गई है तो चंबल रिवर तक तो ये आ नहीं सकती। ठीक है, चंबल में इरावदी डॉल्फिन नहीं पाई जाती। गैंगेटिक डॉल्फिन चंबल में पाई जाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू रस्टी स्पॉटेड कैट, ये ईस्टर्न घाट में पाई जाती है या बाकी कई सारे और इलाकों में भी ये जो कैट है ये पाई जाएगी। तो पहला और तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जो भी स्पीशीज यहाँ पर मेंशन करी गई है उन स्पीशीज को हमें अच्छे से समझना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्लू फिन्ड महसीर। अब ये जो ब्लू फिन्ड महसीर है किस प्रकार से दिखती है, तो ये आप फिश देखें, दिस इज ब्लू फिन्ड महसीर। ब्लू फिन्ड महसीर ये टॉर ग्रुप जो होता है फिशेस का, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की। तो उसकी एक सब स्पीशी है। कहाँ पर प्रिडोमिनेंटली पाई जाती है, तो मुड़ा मुठा करके रिवर है पुणे में, एक्चुअली पुणे सिटी से ये रिवर फ्लो होती है डेक्कन प्लाटो के ऊपर, तो वहां पर प्रिडोमिनेंटली ये पाई जाती है। अलॉन्ग विद दैट जितनी भी डेक्कन प्लाटो की रिवर है टिपिकली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली जो रिवर्स होगी उन रिवर्स में आपको गोल्डन ये महसीर जो है ब्लू फिन्ड महसीर वो दिखाई देती है। माइग्रेटरी स्पीशी है, अपस्ट्रीम मूव करती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रेफर करती है क्लीन फास्ट फ्लोइंग एंड वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी वाटर बॉडी में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में ब्लू फिन्ड महसीर दिखाई देती है तो उसका उल्टा मतलब ये भी होगा कि वो जो वाटर बॉडी है इट इज रिलेटिवली क्लीन वाटर, वेल ऑक्सीजनेटेड है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हैबिटेट मैनिपुलेशन, ओवर हार्वेस्टिंग और कंपटीशन, ये आपको इस पर्टिकुलर स्पीशी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिखाई देंगे। देन 50 साल के लिए गोल्डन महसीर ब्लू फिन्ड महसीर जो है, बार बार मेरे मुंह से गोल्डन महसीर निकल रहा है, तो गोल्डन महसीर जो है वो हिमालय में पाई जाती है, वो भी ध्यान में रखिएगा। सो ये जो ब्लू फिन्ड महसीर है 50 साल के लिए इसको लेके पिछले 50 साल से इसके कंजर्वेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं। टाटा पावर करके एक प्लांट है इस लोनावला सिटी के पास, या लोनावला जो आपका हिल स्टेशन है उसके पास, तो उस पूरे रीजन में गोल्डन ये ब्लू फिन्ड महसीर जो है उसको कंजर्व करने का काम किया जा रहा है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट से अब ये बाहर आ चुकी है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा ब्लू फिन्ड महसीर के बारे में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रस्टी स्पॉटेड कैट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि रस्टी स्पॉटेड कैट के ऊपर कभी न कभी सवाल एक और बार पूछा जाना चाहिए। तो ये जो है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैट है। ठीक है, देन इसका अगर आप डिस्टिंक्टिव फीचर देखें तो शॉर्ट रेडिश ग्रे फर इसका होता है, रस्टी स्पॉट्स होते हैं। देन आईयूसीएन स्टेटस में इट इज नियर थ्रेटेंड। साइटस की अगर बात करें, साइटस के अपेंडिक्स 1 में आपको ये दिखाई देगी। इसके प्रॉब्लम्स अगर आप देखें, हैबिटेट लॉस एक प्रॉब्लम है, कल्टीवेशन स्प्रेड का प्रॉब्लम है, और ओकेजनल हंटिंग और ट्रेड भी किया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, श्रीलंका, नेपाल, इन सारे रीजन्स में पाई जाएगी। किस प्रकार का हैबिटेट प्रेफर करती है, मॉइस्ट और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड हो, ग्रासलैंड्स हो, इन सब में आपको ये दिखाई देगी। देन ये कहाँ कहाँ पर इंडिया में रिकॉर्ड हुई है, गिर नेशनल पार्क, ताडोबा जो कि महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। एग्रीकल्चरल लैंडस्केप जो है महाराष्ट्र के, वहां पर भी कई बार ये कैट पाई जाती है। नॉक्टर्नल होती है मोस्टली। ठीक है, समटाइम्स डे टाइम एक्टिविटी भी दिखाई देगी, और इट फीड्स ऑन रोडेंट्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस प्रकार से ये आप रस्टी स्पॉटेड कैट देख सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, साइटस के अपेंडिक्स 1 में।
ठीक है। देन कम्स द इरावदी डॉल्फिन। नाउ व्हेन इट कम्स टू इरावदी डॉल्फिन, इंडिया में इरावदी डॉल्फिन जो है ये चिलिका लेक में पाई जाती है, इसी को लेके हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इरावदी डॉल्फिन ये एक यूरी हलाइन स्पीशी है। यूरी हलाइन मतलब ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों ही इकोसिस्टम में सर्वाइव करती है। इसकी जो सॉल्ट टॉलरेंस लेवल है वो ज्यादा है। इसका कलर आप देखिए तो स्लेट ब्लू कलर या ग्रे कलर की आपको ये दिखाई देगी। राउंडेड फोरहेड होता है, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डॉल्फिन, इट इज राउंडेड फोरहेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन आईयूसीएन की लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशी है। साइटस के अपेंडिक्स 1 में है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? हैबिटेट लॉस, एंटेंगलमेंट इन गिल नेट्स है, नॉइज पोल्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है ये सवाल हो सकता है। कोस्टल एरिया, एस्चुरी, रिवर माउथ, फ्रेश वाटर रिवर, इन सभी में देखी जाएगी। गैंजिस हो, मेकॉन्ग हो, इरावदी, इनमें ये पाई जाती है। इंडिया के की लोकेशंस अगर हम देखें तो चिलिका लेक और सुंदरबन, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी। अदर देन दैट इसका अगर आप रेंज देखें, बे ऑफ बंगाल से लेके न्यू गिनी और फिलीपींस तक आपको ये दिखाई देती है। यूनिक बिहेवियर्स, तो कम्युनिकेशन के कुछ एक यूनिक बिहेवियर्स आपको दिखाई देंगे। क्लिक्स करेंगे, क्रिक्स करेंगे, बजेस ये बड़े पैमाने पर करते हैं। वाटर स्क्वाटिंग का भी बिहेवियर होता है। इनकी जो स्पीड है 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्विम कर सकती है। साइफनिंग एग्जिबिट करती है, फ्लूक शिपिंग करती है, ब्रीचिंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक इतना कुछ एक यहाँ पर पूछा जाएगा। मेजरली ये कम्युनिकेशन के जो भी एस्पेक्ट्स है वहां पर कुछ एक सवाल हो सकता है। सो दैट शुड बी सफिशिएंट। दैट इज वेयर यू कैन सी हियर इरावदी डॉल्फिन। सो कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें तो इट इज इन एंडेंजर्ड स्पीशी, अपेक्स 1 में है साइट इसके। सो दैट वाज अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस। विल सी यू इन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अगेन। थैंक यू।